स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग होती कैसी है। तो बेटा, जब भी हमने सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है जो कि एक सेट पैटर्न है जो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो पर्सन सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा। जब भी हमने स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। और वो ब्रोकर जो है सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीलिंग करनी है तो वो किसके थ्रू होंगी, ब्रोकर के थ्रू होंगी। और ब्रोकर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। सो इन्वेस्टर को सबसे पहले एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना होता है एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। जब भी आपने सिक्योरिटीज परचेज करनी है, सेल करनी है, तो उसके रिगार्डिंग क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होता है एंड कुछ अदर डिटेल्स हैं जो कि देनी पड़ती हैं। फर्स्ट डिटेल क्या है, पैन नंबर। आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस भी आप इंडियन हो या एनआरआई हो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स। ये बेटा आपको मीनिंग बाद में बताती हूँ कि डिपॉजिटरी क्या होता है। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर्ड, अगर आप किसी और ब्रोकर के पास भी रजिस्टर्ड हो तो उसका नेम भी देना पड़ेगा। और क्लाइंट कोड नंबर जो कि क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फिल है। सो ये सारी डिटेल्स जो है आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा। सेकेंड नंबर पे द ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी के पास आपने क्या करना है, डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। बेटे, पहले जब आपने शेयर्स लेने होते थे, सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता था, तो आपको सिक्योरिटीज़ जो है ना वो फिजिकल फॉर्म के अंदर हैंड ओवर करी जाती थी। आपको सारी की सारी सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में दी जाती थी। तो उस केस के अंदर क्या होता था, कई बार सिक्योरिटीज़ लॉस्ट हो जाती थी, फट जाती थी, या कोई भी मतलब लॉस हो जाता था। उस लॉस से बचने के लिए फिर सिक्योरिटीज़ को कैसे ट्रेड करना स्टार्ट किया गया, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। अब सारी की सारी सिक्योरिटीज़ जो भी सेल परचेस होती हैं, जो डीलिंग्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, पेपरलेस होती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर जैसे आपने बैंक में पैसा जमा करवाना है या कुछ करना है तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपने सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज करनी है, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। सो डीमैट अकाउंट जो है वो किसके थ्रू ओपन होता है, इज ओपन थ्रू वन ऑफ द पार्टीज ऑफ डिपॉजिटरी सर्विस। बेटा, डिपॉजिटरी क्या है, कहते अगर आपने कोई भी, इसके लिए जो है मेन पर्सन होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बैंक, ठीक है। सारी की सारी सिक्योरिटीज़ किसके पास होती हैं, डिपॉजिटरी के पास होती हैं। डिपॉजिटरी क्या करता है, सारी की सारी सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिबेंचर सब उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो उनके बीच में कस्टमर जो है, जिसने जो इन्वेस्टर है, वो सीधा डिपॉजिटरी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। वो डिपॉजिटरी के थ्रू डिपॉजिटरी के साथ कांटेक्ट किसके थ्रू करता है, बैंक के थ्रू या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। ये क्या है, उनके बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। एट प्रेजेंट टू डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। द डिपॉजिटरी कम्स इनटू कांटेक्ट विद द इन्वेस्टर थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैंने अभी बताया ना कि डिपॉजिटरी जो है वो इन्वेस्टर्स के कांटेक्ट में किसके थ्रू आता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है बेटा, डिपॉजिटरी का एजेंट है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ सेबी, एनी बैंक, स्टॉक ब्रोकर एटसेट्रा कैन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सेबी के डायरेक्शन के थ्रू, गाइडलाइन के थ्रू कोई भी बैंक, कोई भी स्टॉक ब्रोकर जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले कर सकता है। मेन काम क्या होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के, अकाउंट्स ओपन करना इन्वेस्टर्स के, उनके अकाउंट्स को बैलेंस करना, और जो भी उनके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब जब अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, ब्रोकर सेलेक्ट हो गया, अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद क्या करना होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, इन्वेस्टर जो है वो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को बाय करने के लिए ब्रोकर को ऑर्डर देता है। वो ब्रोकर को बता देता है कि उसने ये वाली सिक्योरिटीज़ लेनी है और इतने प्राइस पे लेनी है, ठीक है ना। द ऑर्डर जो है वो पर्सनली भी दिया जा सकता है, टेलीफोनिकली भी और ईमेल के थ्रू भी। जब भी ऑर्डर देना होता है वो पूरी डिस्क्रिप्शन देता है डिटेल के अंदर कि कौन सी सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है या कौन सी सेल करनी है और किस प्राइस पे करनी है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उसे बोला जाता है प्लेसिंग एन ऑर्डर।
नेक्स्ट नंबर पे स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग, अब ब्रोकर का काम क्या होता है, जब उसे ऑर्डर मिल गया, जब ब्रोकर को ये बता दिया गया कि सारे की सारे ट्रांजेक्शन इस तरह से करनी है, ठीक है, इस प्राइस पे करनी है, ये वाले सिक्योरिटी सेल परचेज करनी है, देन ब्रोकर विल गो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन जाएगा, चेक करेगा, और जो मतलब इन्वेस्टर ने डिस्क्रिप्शन बताई है उसके अकॉर्डिंग मैच करना स्टार्ट कर देता है कि कौन सी सिक्योरिटीज उसे अवेलेबल हो रही हो, बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल हो, वो फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग मेंशन प्राइस टू ब्रोकर्स टर्मिनल। जो प्राइस इन्वेस्टर ने मेंशन कर दिया कि मुझे इस प्राइस पे चाहिए, वो प्राइस जो ब्रोकर के टर्मिनल पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि किस प्राइस पे सिक्योरिटीज खरीदनी है या सेल करनी है। सो इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बोट और सोल्ड, किस प्राइस पे, क्या किस डेट पे, किस डेट को और किस टाइम पे हुए हैं, और ब्रोकरेज के चार्जेस क्या हैं, ये सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर मेंशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पे इन डे वर्किंग। पे इन डे वर्किंग क्या है, कहते हैं नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बोर्ड। अब इन्वेस्टर ने क्या करना होता है, इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। अगर इन्वेस्टर ने शेयर्स सेल किए हैं तो वो डिलीवर करने होते हैं, और पे कैश, और अगर उसने मतलब शेयर्स खरीदे हैं तो उसके लिए पेमेंट करनी होती है। सो ये सारा काम इमीडिएटली करा जाता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव होता है, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। और या फिर उस दिन से पहले पहले जब ब्रोकर ने पेमेंट करनी है या उसने शेयर्स की डिलीवरी करनी है, उसे क्या बोला जाता है, पे इन डे वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। बेटा इस सारे काम की सेटलमेंट के ऊपर आपको एक टाइम मिलता है, वो टाइम कितना होता है, T+2 डे। T+2 डे का मतलब क्या है कि डील जो है वो T+2 डे के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। हेयर T+2 का मतलब है ट्रांजेक्शन, मान लो एक ट्रांजेक्शन मंडे को हुई है, ठीक है, इट विल बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे तक क्या हो जानी चाहिए, सेटल्ड हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मंडे को हुई है, टी जो है ट्रांजेक्शन डे +2 डेज, जो है वेडनेसडे तक ये क्या हो जानी चाहिए, सेटल्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। जो भी डिलीवरी है, जो भी पेमेंट है, बोथ आपकी वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है पे आउट डे वर्किंग। पे आउट डे वर्किंग क्या है, कहते ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर। T+2 डे को एक्सचेंज क्या करेगा, शेयर डिलीवर करेगा, ठीक है, और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, और पेमेंट भी कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। इस डेट को एक्सचेंज क्या करता है, शेयर्स डिलीवर कर देता है, या अगर हमने शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं तो उसकी पेमेंट कर देता है। तो द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक द पेमेंट टू द इन्वेस्टर, और ब्रोकर को भी क्या करनी होती है, इन्वेस्टर को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट डे ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज। जैसे ही एक्सचेंज से पेमेंट मिलती है उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे जो है आगे इन्वेस्टर को पेमेंट भी करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ शेयर्स। डिलीवरी ऑफ शेयर्स, देन ब्रोकर क्या करता है, एंड में शेयर्स की डिलीवरी कर देता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, और कहाँ चले जाते हैं, इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे की सारे ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कब होती हैं, सुबह 9:15 से स्टार्ट होकर 9:15 से स्टार्ट होकर 3:30 PM तक, ठीक है। और वो कब से कब तक स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे। इस टाइम के अंदर जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेटा क्या है, शेयर मार्केट इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। आपको पता ही है कि शेयर मार्केट जो है वो फाउंडेशन है हमारी कंट्री की, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन की। इसके थ्रू ही पीपल जो है विश करते हैं कि सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द शेयर मार्केट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इसलिए अगर आपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करना है तो शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कई
बार बीच में क्या हुआ था कि इन्वेस्टर्स के राइट्स को या इन्वेस्टर्स को क्या किया जा रहा क्या किया जा रहा था, मैनिपुलेट करने लग गए थे, ठीक है ना। उनसे प्राइजेस चार्ज करने शुरू कर दिए, उनको टाइमली डिविडेंड नहीं मिलता, टाइमली इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो इसलिए क्या आया था, सेबी आया था। सेबी क्या करता है, एक वॉच डॉग का काम करता है, वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर किसी भी तरह की कोई अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। सो जो है कहते इसीलिए जो क्या आया था, सेबी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 1992 के अंदर, ठीक है। तो सेबी के फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सेबी के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने क्या किया, सेबी का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, मींस एफिशिएंट सर्विसेज जो है वो सारी की सारी पार्टीज को प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को चलाए रखना। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट जो है वो सेबी के बिना, बेटा कैपिटल मार्केट जो है ना वो मीनिंगलेस है अगर वहाँ पे इन्वेस्टर्स ना हो, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टर्स के राइट्स को इन्वेस्टर्स को जो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, टाइमली डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो इसलिए क्या था कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स मीन्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनीज। कंपनीज जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दिए जा रही हैं, ठीक है, डिलीवरी जो है टाइम पे नहीं करती है, पेमेंट नहीं करती टाइम पे, तो उस केस के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आया था, सेबी। इसलिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। थर्ड, सेबी को इस्टेब्लिश करने का और ऑब्जेक्टिव क्या था, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, कि इनसाइडर जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के अंदर जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन्स हु हैव सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज। कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है जो भी सिक्योरिटी सेल और परचेज होती है उन पर्सन्स के द्वारा जिनके पास कंपनी की क्या है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, और वो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। सो दिस हर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इन्वेस्टर। इससे क्या है, जनरल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो जाता है। सो इसीलिए क्या है कि इसलिए क्या लेके आए थे, सेबी लेके आए थे, जो कि इनकी इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर क्या करता है, नज़र रखता है। नेक्स्ट, और क्या ऑब्जेक्टिव था सेबी को लाने का, कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, कि ब्रोकर्स के ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रोकर, कि ब्रोकर्स के ऊपर पूरी नज़र रखी जाए, ठीक है, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाए। तो इसीलिए भी क्या किया गया, सेबी को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये रीजंस थे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे सेबी को एस्टेब्लिश करने की, ठीक है। लास्ट इज फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस क्या क्या हैं बेटा, सेबी के 3 फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस, सेकंड नंबर पे डेवलपमेंटल फंक्शंस, और थर्ड नंबर पे प्रोटेक्टिव फंक्शंस। फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस क्या थे। रेगुलेटरी फंक्शंस बेटा रेगुलेट करने के रिगार्डिंग थे। रेगुलेट करने के रिगार्डिंग क्या थे कि बिजनेस को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, उसके रिगार्डिंग फंक्शंस थे कि ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स से अदर प्लेयर्स उनको रजिस्टर करना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को रजिस्टर करना भी कितनी करी जाएगी, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या फिर स्टॉक ब्रोकर्स की वर्किंग को रेगुलेट करना कि किस तरह से अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर जो है वो काम करेंगे, ठीक है, कंपनी की जो टेक ओवर बिड्स हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन के लिए मांग लेना, इंक्वायरीज कंडक्ट करना, ये सारे उसके रेगुलेटरी फंक्शन थे, ठीक है। कितनी फीस चार्ज करनी है, मतलब इस एक्ट के अंदर कितनी फ़ीस जो है वो चार्ज करी जाएगी, अदर चार्जेस कितने रखे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी पावर्स जो है वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेलीगेट करी है वो सारी परफॉर्म करना, ये उसके रेगुलेटरी फंक्शंस थे। डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है बेटा सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर मींस इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देना, इससे उनकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। रिसर्च वर्क करेंगे या अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश करेंगे तो भी डेवलपमेंट होगी, या कैपिटल मार्केट को डेवलप करेंगे, ठीक है, तो वो सारे क्या है, डेवलपमेंटल फंक्शन है। प्रोटेक्टिव फंक्शन बेटा हमने अभी अभी डिस्कस किए थे कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, या फिर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इनसाइडर जो ट्रेडिंग हो रही है उसको चेक करने के रिगार्डिंग क्या है, ये सारे उसके मतलब क्या थे, प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ सेबी, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव फंक्शन। यहीं पे बेटा हमारा चैप्टर खत्म होता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।